हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान के आज 30 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, जो कि व्यापम की विगत एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो में बताए गए प्रश्न देखकर आप स्वयं समझ जाओगे। यदि आप तैयारी करते हो तो आपको पता चल जाएगा यह प्रश्न आपके काम के हैं या नहीं है। यदि आपको लगता है कि यह प्रश्न आपके काम के तो वीडियो के साथ साथ प्रश्नों को याद करते हुए चलना। वीडियो को लाइक नहीं करोगे चलेगा, लेकिन वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन्हीं प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा, तो आपको कमेंट में इनके उत्तर भी देना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री रामचरितमानस रामायण पर प्रभावशाली कार्य किसने किया था? तो रामचरितमानस और रामायण पर प्रभावशाली काम किसने किया था? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। आपको ध्यान रखना है, तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। तो आपको ध्यान रखना है, तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस और रामायण पर प्रभावशाली कार्य किया गया था। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है। तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1532 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का जीआई टैग उत्पाद नहीं है? तो आपके पास यहाँ पर 4 विकल्प है और पूछा गया है कि कौन सा जीआई टैग उत्पाद नहीं है। तो कौन सा नहीं है हमको उससे मतलब नहीं है, कौन कौन से है हमको वो याद रखना है। तो दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर ये जीआई टैग प्राप्त है या नहीं है? तो दतिया और टीकमगढ़ का जो बेल मेटल वेयर है इसको जीआई टैग मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। रतलामी सेव, तो जो हमारी रतलामी सेव है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब जो कड़कनाथ मुर्गा होता है जो कि झाबुआ जिले में मिलता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेल मेटल वेयर कहाँ के? तो दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर को जीआई टैग मिला है, रतलामी सेव को जीआई टैग मिला है, और झाबुआ का कड़कनाथ जो मुर्गा होता है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलेला क्ले वर्क्स को जीआई टैग नहीं मिला है। ठीक है, तो जिसको नहीं मिला है हमको उससे मतलब नहीं है, किसको मिला है वो हमको यहाँ पर याद करना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS परियोजना के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया है? योजना का नाम देखना, परियोजना का नाम देखना, EPRIS योजना किसकी है? तो यह इसरो की है। ठीक है, तो इसरो ने अपनी EPRIS योजना में कौन से जिलों को शामिल नहीं किया है? तो हमको किसको शामिल नहीं किया है उससे मतलब नहीं है, किस किस को शामिल किया गया है हमको उससे मतलब है। तो इसरो ने बैतूल को शामिल किया है अपनी EPRIS योजना के अंदर, रायसेन को भी शामिल किया है और सागर को भी सम्मिलित किया हुआ है। तो इंदौर को नहीं किया है, आपको ध्यान रखना है। 3 जिलों के नाम बैतूल, रायसेन और सागर। इसरो की एक योजना है EPRIS योजना, किसकी है? इसरो की है। इसमें बैतूल को शामिल किया है मध्य प्रदेश में, रायसेन को शामिल किया है, सागर को शामिल किया है। यह प्रश्न रिपीट होने लायक है, इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अच्छे से इसको याद करना है कि इसरो की एक EPRIS योजना है जिसमें बैतूल, रायसेन और सागर को शामिल किया गया है। किस किस को शामिल किया गया है एक बार मेरे साथ में आपको दोहराना है। बैतूल, रायसेन और सागर को EPRIS योजना में शामिल किया गया है। और ये योजना किसकी है? तो यह इसरो की योजना है। अगला प्रश्न है, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो भाई भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति बताओ जिन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके एक बिल को रोक दिया था। ठीक है, तो एक बिल को रोक दिया था, वो बिल कौन सा था मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक बिल को रोक दिया था, तो उनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह। क्या नाम था? ज्ञानी जेल सिंह। यह व्यापम के एग्जाम में 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। 2016 से लेकर 2020 तक जो भी परीक्षा हुई है उसमें यह 6 बार रिपीट हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार रिपीट होता है। तो यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, ठीक है, तो उनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह जी। जो इनका कार्यकाल है 1982 से लेकर 1987 तक रहा था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो ज्ञानी जेल सिंह जी है
इनका कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक था। ठीक है, और इन्होंने कौन से बिल को रोक दिया था? तो 1985 में राजीव गांधी की जब सरकार थी 1985 में, तो एक बिल आया था भारतीय डाक से संबंधित। ठीक है, तो भारतीय डाक से जो संबंधित बिल आया था ये संसद के दोनों सदनों में पास हो गया था और राष्ट्रपति के पास पास होने के लिए गया था। तो राष्ट्रपति जी उस समय ज्ञानी जेल सिंह थे, तो उन्होंने उस बिल को पास ना करते हुए उसको अपने जेब में रख लिया, जिसे जेबी वीटो कहते हैं। तो उस समय ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा जेबी वीटो का उपयोग किया गया था। 1982 से 1987 तक यह राष्ट्रपति थे और पहले व्यक्ति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने वीटो पावर का उपयोग किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का रोड मैप आयोजित किया गया था? तो यह अमरकंटक में आयोजित किया गया था। आपको ध्यान रखना है, बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, आपको मेरे साथ में दोहराते चलना है। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कहां से शुरू हुई थी, कहां पर इसका रोड मैप आयोजित किया गया था? तो यह अमरकंटक में आयोजित किया गया था। कहां पर? अमरकंटक में। क्या? नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का रोड मैप अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है भारत की। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में आपको सही उत्तर की पहचान करना है। तो इसे 1952 में गठित किया गया था। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद को कब गठित किया था? 1952 में गठित किया गया था। यह इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय विकास परिषद को 1952 में गठित किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनी? 1952 में बनी। यह गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं इसकी अध्यक्षता? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं किया है। नीति आयोग के द्वारा किसको प्रतिस्थापित किया है? योजना आयोग को। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना? 1952 में बना। ठीक है, यह प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना? 1952 में बना है। संवैधानिक संस्था है क्या? बिल्कुल नहीं है, गैर संवैधानिक है। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसको क्या नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया है क्या? बिल्कुल नहीं किया है। नीति आयोग के द्वारा किसको प्रतिस्थापित किया है? योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। आपको ध्यान रखना है, योजना आयोग 1950 में बना था, जिसका 2015 में नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में यदि पूछा जाए तो 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप में सिफारिश किया गया है? अपने भारत में चीते को पुनः पेश करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। तो मध्य प्रदेश के कौन से स्थल को इसमें सिफारिश की गई है? तो कौन से स्थल की इसमें सिफारिश की गई है चीते के लिए? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। तो भारत में चीते को फिर से लेकर के आएंगे, तो मध्य प्रदेश में कौन से स्थल की सिफारिश की गई है? तो आपको ध्यान रखना है नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य कहां पर है? तो नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य और यह है सागर जिले में। कहां पर है? सागर जिले में। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में चीते को यदि फिर से लेकर आते हैं, इसके लिए रिपोर्ट बनी है, तो इसमें मध्य प्रदेश के कौन से स्थल की सिफारिश की है? तो नौरादेही अभ्यारण्य की सिफारिश की है और यह कहां आता है? सागर में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य, जो कि सागर में स्थित है। आपको यह चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप सब यहां तक तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी को इसका उत्तर पता है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में। कहां पर है मानस राष्ट्रीय उद्यान? असम में है। नामेरी भी असम में है। आपको ध्यान रखना है नामेरी कहां है? तो नामेरी भी असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां है? तो ये भी असम में है। काजीरंगा क्यों फेमस है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर एक सींग वाला गेंडा मिलता है। ठीक है,
तो नामेरी और काजीरंगा भी कहां पर है? असम में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन्होंने चढ़ाई की थी 2017 में और प्रथम भारतीय थे तो ये मध्य प्रदेश के थे। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है मधुसूदन पाटीदार। इनका नाम क्या है? मधुसूदन पाटीदार। मधुसूदन पाटीदार के द्वारा किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की गई थी और ये भारत के प्रथम व्यक्ति है जो किलिमंजारो पहाड़ पे चढ़े थे। ठीक है, किलिमंजारो जो पर्वत है इस पर चढ़ने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मधुसूदन पाटीदार। एक बार मेरे साथ में आपको रिपीट करना है। अफ्रीका में एक पर्वत है किलिमंजारो। यदि आपसे पूछा जाए किलिमंजारो कहाँ पर है तो आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक पर्वत है किलिमंजारो, उस पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इनका नाम है मधुसूदन पाटीदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है। तो किसे माना गया है भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में? तो विश्वेश्वरैया योजना को। किसको माना है? विश्वेश्वरैया योजना को माना गया है। क्या माना गया है? भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में विश्वेश्वरैया योजना को माना गया है। तो आपको एक बार मेरे साथ में रिपीट करते हुए चलना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? तो विश्वेश्वरैया योजना को भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां पर युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश के भोपाल में। आपको ध्यान रखना है, शौर्य स्मारक कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार भी है, बिल्कुल है वन विहार। और वन विहार की जो स्थापना की गई थी तो वह 1979 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। तो वन विहार भी कहां पर है? भोपाल में है। ठीक है, शौर्य स्मारक भी कहां है? तो ये भी भोपाल में है। ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये भी भोपाल में। तो आपको ध्यान रखना है शौर्य स्मारक कहां पर है? भोपाल में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो भाई राज्यपाल की नियुक्ति पूछी गई है, तो राज्यपाल की जब भी आपको नियुक्ति करना हो आप नहीं कर सकते, भारत के राष्ट्रपति करते। कौन करते? भारत के राष्ट्रपति करते। और कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो जो भारत में किसी भी राज्य का आपको राज्यपाल बनाना है तो आप नहीं बना सकते, भारत के राष्ट्रपति बनाएंगे। और भारत के राष्ट्रपति कब बनाएंगे? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 155 के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो भाई भाषा का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान रखना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। और 6वीं अनुसूची में एटीएम स्क्वायर है। क्या है? एटीएम स्क्वायर। ठीक है, ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम और मेघालय, मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 6वीं अनुसूची में कौन कौन से क्षेत्र बताए गए हैं, विशेष क्षेत्र? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो जो भाषा का उल्लेख है यह 8वीं सूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में किया गया है। फिलहाल यदि बात करें संविधान की अनुसूचियों की तो संविधान में 12 अनुसूची है। कितनी है अभी? 12। जब हमारा संविधान बना था उस समय अनुसूची कितनी थी? 8 थी। जब संविधान बना था उस समय अनुसूची कितनी थी? 8 थी। अभी अनुसूची कितनी है? 12 है। ठीक है, और 8वीं में क्या है? भाषाएं है। ठीक है,
और भाषाएं जब संविधान बना था उस समय कितनी थी 8वीं अनुसूची में, तो उस समय 14 भाषाएं थी। यह भी पेपर में पूछा जाता है कि जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं है, तो वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं है, 22 भाषाएं। इतनी चीज आपको ये प्रश्न से याद करना है। अगला प्रश्न है 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना। तो भाई 2016 में मध्य प्रदेश ने ऐसा कौन सा विभाग बनाया जो कि भारत में अभी तक नहीं बना था। तो आनंद विभाग, आनंद मतलब खुशी, तो आनंद विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो मध्य प्रदेश था। कब बनाया गया था, 2016 में बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 2016 में मध्य प्रदेश के द्वारा आनंद विभाग की स्थापना की गई थी। तो आनंद विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश था। और कब बनाया गया था, 2016 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। तो भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना, इसके अलावा ऐसा कौन सा जिला है जिसको एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जा रही है, तो सागर जिला। कौन सा जिला है, सागर जिला है। आपको ये प्रश्न अपने दिमाग में बिठा लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी कौन से जिलों में की जाती है। तो भोपाल में भी करेंगे, ग्वालियर में भी करेंगे क्योंकि बड़े जिले हैं, जबलपुर भी बड़ा जिला है, इंदौर भी बड़ा जिला है, उज्जैन भी बड़ा जिला है, सतना में भी करेंगे, और सागर में भी निगरानी करेंगे। एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी इन जिलों में की जाएगी। तो आपको ये जिले याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो भारत में जब सिंचाई के बारे में बात करेंगे, बाढ़ के बारे में बात करेंगे, बाढ़ नियंत्रण के बारे में बात करेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, इनका आर्थिक मूल्यांकन करेंगे, तो ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाता है, वैसे भी इसी के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। तो सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सिंचाई के बारे में आर्थिक मूल्यांकन और तकनीकी मूल्यांकन, बाढ़ नियंत्रण के बारे में यह मूल्यांकन और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में भी यह मूल्यांकन कौन करेगा, तो केंद्रीय जल आयोग करेगा। कौन करेगा, केंद्रीय जल आयोग करेगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में से एक की स्थापना को मंजूरी दी है। यह प्रश्न अभी आपकी जो फिलहाल में जेल प्रेरी की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था। मतलब ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको इसको अभी याद कर लेना है। मैंने भी मेरे पुराने वीडियो में इस प्रश्न को बताया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में से एक की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो जो NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में बनेगा। तो राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान ये कहाँ बनेगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में बनेगा। आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान कहाँ बनेगा, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में बनेगा। NID नाम से भी यदि आए तो आपको भोपाल ही लगाना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान भोपाल में बनेगा। पूरे देश में कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। 4 में से एक कहाँ बन रहा है, हमारे भोपाल में बन रहा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम मतलब गांव में पेयजल का कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय
ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई? तो भाई मध्य प्रदेश में कछुए की एकमात्र प्रजाति कौन सी पाई गई, आपको ऑप्शन में से बताना है। तो जियोकेलोन एलिगेस, आपको ध्यान रखना है, जियोकेलोन एलिगेस नामक कछुए की एकमात्र प्रजाति मध्य प्रदेश में पाई गई है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में कछुए की कौन सी एकमात्र प्रजाति पाई गई है? तो जियोकेलोन एलिगेस, जियोकेलोन एलिगेस नामक कछुए की एक प्रजाति मध्य प्रदेश में पाई गई है। एक बार नाम बोल के देख लो, जियोकेलोन एलिगेस, ठीक है, जियोकेलोन एलिगेस। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक होता है लेकिन फास्फोरस कम होता है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो कि नदियों के तली में बैठ जाती है, तो यह कौन सी मिट्टी होती है जिसमें पोटास ज़्यादा होता है? तो देखो, नदियों के द्वारा जो मिट्टी लेकर आती है नदियाँ, उसमें पोटास ज़्यादा होता है, फास्फोरस कम होता है, ठीक है, पोटास ज़्यादा होता है, फास्फोरस कम होता है। तो ये कौन सी मिट्टी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी, जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। नदियों के तलछट में भी मिट्टी रहती है, वहाँ से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जलोढ़ मिट्टी के अंदर पोटास ज़्यादा होता है और फास्फोरस कम होता है। आपको ध्यान रखना है कि जलोढ़ मिट्टी के अंदर पोटास ज़्यादा होता है, फास्फोरस कम होता है, और नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के द्वारा बनने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे किसके जन्म और मृत्यु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में डॉक्टर्स डे होता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर्स डे भारत में कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और किसके जन्म और मृत्यु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो विधान चंद राय। आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर विधान चंद राय के जन्म के रूप में भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो किसके जन्म पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद राय के जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। और कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और विधान चंद राय जो थे, यह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे, आपको ये भी ध्यान रखना है। विधान चंद राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे, और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो भाई कृत्रिम बारिश के लिए एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, कृत्रिम बारिश के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लाते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जब आप लेकर के आओगे तो उससे कृत्रिम बारिश हो जाएगी। तो कृत्रिम बारिश के लिए कौन सा रसायन लगेगा? सिल्वर आयोडाइड लगेगा। और जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, यह फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, यह फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड मतलब पानी आएगा। सिल्वर आयोडाइड मतलब कृत्रिम बारिश होगी, मतलब पानी आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम बारिश। ये असल में विज्ञान का प्रश्न है, लेकिन जीके में व्यापम के द्वारा पूछा गया है। तो कृत्रिम बारिश करवाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो सिल्वर आयोडाइड का, और फोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंडित शिव कुमार शर्मा, व्यापम का प्रिय प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है, ये संतूर बजाते थे। क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे, ठीक है। तो शिव कुमार शर्मा जो है, ये संतूर के उस्ताद है। आपको ध्यान रखना है, शिव कुमार शर्मा ये संतूर के उस्ताद है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाए शिव कुमार शर्मा कौन सा यंत्र बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम बताएं। तो रानी अहिल्याबाई
होल्कर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के बने हुए कपड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम है महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी कहाँ मिलेगी आपको? महेश्वर में मिलेगी। और महेश्वर कहाँ है? तो ये खरगोन में। कहाँ पर है? खरगोन में। तो रानी अहिल्याबाई होल्कर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बने हुए कपड़े का नाम क्या है? तो महेश्वर साड़ी है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट को कहाँ पर आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऑफ एमपी यह समिट कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर में। फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नोरादेही अभ्यारण्य स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश के किस जिले में नोरादेही अभ्यारण्य स्थित है? तो नोरादेही अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कहां पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। और इसमें चीते को लाने की सिफारिश की गई है। तो नोरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो कि सागर जिले में स्थित है। और बीना कहाँ आता है? तो बीना सागर जिले में आता है। और बीना में तेल रिफाइनरी है। कौन से देश के सहयोग से लगाई गई है? तो भारत और ओमान। तो कौन कौन से देश है? भारत और ओमान के सहयोग से भारत में लगाई गई है। कहाँ पर लगाई गई है? सागर के बीना में लगाई गई है। 2011 में उस तेल शोधन कारखाने का उद्घाटन तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, बीना कहाँ आता है? तो बीना सागर में आता है। बीना में तेल शोधक कारखाना है जो कि ओमान देश की सहायता से लगाया गया है। और प्रश्न हमारा था नोरादेही अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप सभी को पता है सागर में है। अगला प्रश्न है हमारा, जैन साधु तरुण सागर महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो तरुण सागर महाराज अभी फिलहाल दुनिया में नहीं है। तो जैन साधु तरुण सागर महाराज जो जोर जोर से बोलते थे और कड़वे वाक्य बोलते थे जो कि सच होते थे लेकिन कड़वे होते थे, इसलिए बहुत फेमस थे भारत में। तो जैन साधु तरुण सागर महाराज का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। तो जैन साधु तरुण सागर महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? दमोह में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो प्राइवेटाइजेशन किया हुआ पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसको प्राइवेट कर दिया गया है? तो इसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन? हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। तो आपको ध्यान रखना है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया और भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको प्राइवेट किया गया है। ठीक है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन को प्राइवेट करा गया है। भारत में पहला रेलवे स्टेशन है जिसको प्राइवेट किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप मध्य प्रदेश के पीथमपुर में स्थापित की जाएगी। और पीथमपुर किस जिले में आता है? तो आपको ध्यान रखना है, इंदौर के पास है लेकिन धार जिले में आता है। तो पीथमपुर किस जिले में आता है? धार जिले में आता है। और पीथमपुर में जापानी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहां पर स्थापित की जाएगी? तो मध्य प्रदेश के पीथमपुर में स्थापित की जाएगी जापानी औद्योगिक टाउनशिप। अगला प्रश्न है, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अभी तक प्रस्तावित की गई है? तो राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अभी तक कुल मिलाकर 6 प्रस्तावित की गई है। तो अब इन प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। रिवीजन थोड़े स्पीड में होगा। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस पर प्रभावशाली कार्य किसने किया था? रामचरितमानस पर प्रभावशाली कार्य किसने किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का जीआई टैग उत्पाद नहीं है? तो जो है वो भी आपको कमेंट में लिखना है और जो नहीं है उसको रहने देना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा जीआई टैग उत्पाद नहीं है आपको कमेंट करके बताना है। 3 बता दो जो है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS परियोजना के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया?
तो आपको ये बताना है कि किसको चयनित किया गया है। यदि आप इसके उत्तर लिख देते हो, आपका दिमाग यहाँ पर चलता है, तो आपको हमेशा के लिए प्रश्न याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो वह राष्ट्रपति का आपको नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? तो नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा का रोड मैप कहां पर आयोजित किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान करें, कमेंट करके जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में चीते को पुनः पेश करने के रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को सिफारिश किया गया है? तो मध्य प्रदेश में कौन से स्थल की सिफारिश की गई है चीते के लिए? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अगला प्रश्न है, दिसंबर 2017 में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन है? आपको बताना है प्रथम व्यक्ति कौन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया? निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताएं जहां युद्ध स्मारक शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो शौर्य स्मारक मध्य प्रदेश में कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? तो भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? आपको कमेंट करके बताना है। और बाकी के 3 ऑप्शन में आपको जो भी अनुसूचियां दिख रही है उसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है, जिससे कि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगी। अगला प्रश्न है, 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो 2016 में मध्य प्रदेश ने कौन सा विभाग बना लिया जिसके कारण वो भारत में जाने लगा कि भारत में पहला राज्य है जिसने एक नया विभाग बनाया है? तो 2016 में मध्य प्रदेश ने कौन सा विभाग बनाया था? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें एकीकृत नियंत्रण कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है? तो जल्दी से कमेंट करके इसका उत्तर बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन किसके द्वारा आयोजित होता है? तो भाई सिंचाई, बाढ़ और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की जो तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन होता है ये किसके द्वारा आयोजित होता है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में से एक की स्थापना को मंजूरी दी है? तो 4 राष्ट्रीय डिजाइन में से मध्य प्रदेश में कौन सा एक बनेगा? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं किसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई है? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई है? यदि आप वीडियो में अभी तक बने तो जो वीडियो शुरू में छोड़कर चले गए हैं और जो अभी तक बने उनमें यह अंतर है कि जो अभी तक बने हुए ये मेरिट में आने के लिए तत्पर है, इनकी मेहनत इनको मेरिट तक लेकर के आ सकती है, ठीक है। क्योंकि यह प्रश्न आप कमेंट करके बता रहे हो, इसका मतलब आपके दिमाग में छप जाएंगे और आपको कहीं भी दिखाई देंगे तो कितना भी धुंधला हो आपको इसका उत्तर दिमाग में याद आ जाएगा, ठीक है। तो कौन से कछुए की प्रजाति पाई गई है जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी
नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक है लेकिन फास्फोरस कम होता है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि नेशनल डॉक्टर्स डे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्म पर मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायनों का छिड़काव किया जाता है? तो भाई कृत्रिम बारिश के लिए हमको क्या याद करना है? तो आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे से बने हुए कपड़ों का नाम बताएं। तो अहिल्याबाई ने एक कपड़े को संरक्षित किया था जो कि रेशम और सूती धागे से बनते हैं, उसका आप कमेंट में नाम बताएंगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहां पर आयोजित हुई थी? जनवरी में 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहां पर आयोजित हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस जिले में नौरादेही अभ्यारण्य है? बहुत ही कठिन प्रश्न है, आपको जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। एक व्यंग था कि बहुत कठिन प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, बिल्कुल भय्यू प्रश्न है, आप इसका कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं। नहीं भी इसका उत्तर दोगे तो चलेगा क्योंकि आपके दिमाग में पहले से है। अगला प्रश्न है, जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? तो तरुण सागर महाराज जो कि जैन साधु थे, इनका जन्म मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहां पर स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कहां पर स्थापित की जाएगी? अगला प्रश्न है, कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई है? कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप सभी यहां तक वीडियो में आए हैं, आपने सभी ने कमेंट करके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, इसका मतलब आप 4000 पोस्ट के लिए वाकई में अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। और आपको स्वयं भी अपने पास जो भी किताब है उसमें से भी पढ़ते हुए रहना है और जो भी वीडियो आते हैं आपको उसके याद करते हुए चलना है। सभी प्रश्न जो बताए हुए अपनी बुक को भी अच्छे से पढ़ना है और यदि आपको सिलेक्ट होना है तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।